यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलो ध्यान देना, हम लोगों ने एनआर टैक्सेशन चैप्टर जो है वो पढ़ना स्टार्ट किया था। पहले हम लोगों ने ये चैप्टर 12A करके डिस्कस किया था जो आपका ऑप्शनल स्कीम है, एंड उसके बाद हम लोगों ने चैप्टर 12 के अंदर कुछ टैक्स रेट्स पढ़ना स्टार्ट किए थे। पहला था 115 BBA करके, टैक्स ऑन नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन। तो ये हमने टैक्स रेट्स पढ़ना स्टार्ट किए थे, स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स। अब इसमें पहला जो था वो था कि अगर एक स्पोर्ट्समैन है, वो इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड वो स्पोर्ट्समैन इज़ नॉट एन नॉन रेसिडेंट, तो उसको जो भी कैप से इनकम आएगी, ये कैप से जो भी उसको इनकम आएगी उसमें उसको क्या लग जाएगा, 20% टैक्स। नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन के केस में वापस से 20% एंड एंटरटेनर को भी 20%। और जो पेयर है, पेयर को भी जो टीडीएस है, टीडीएस वो काटना पड़ेगा 20% अंडर 194E। अंपायर एंड मैच रेफरीज जो है वो लोग 115 BBA के अंदर कवर्ड नहीं है, 115 BBA के अंदर कवर्ड नहीं है। एंड असेसी को रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो नंबर 1, उसकी इनकम में ये जो इनकम्स यहाँ पे लिखी है वही कवर्ड है, प्लस टीडीएस डिडक्ट हो चुका है, तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा फ्रॉम रिटर्न फाइलिंग। एंड नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस शैल बी अलाउड अंडर एनी प्रोविजन। और चैप्टर 6A जो है उसको भी आपको डिडक्शंस अलाउड नहीं है। फिर उसके बाद 115AC करके पढ़ा था हमने। 115AC अगर आप याद करोगे, 115AC इज एप्लीकेबल टू नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट जो है उसमें आपको याद करो तो ये पेयर है, यहाँ पे पे ई है। पे ई जो है वो कौन है, नॉन रेसिडेंट है। पेयर ने पे ई को पेमेंट किया है और अब पेयर को टीडीएस काटना पड़ता है अंडर 196C। इसको 196C में टीडीएस है और इसको टैक्स लगता है अंडर 115AC, बराबर। 115AC में टैक्स लगता है। अब दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक उसने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है, दूसरा उसने जीडीआर में इन्वेस्ट किया है। अब बॉन्ड्स या जीडीआर के ऊपर उसको इनकम आ रही है, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, सेकंड डिविडेंड ऑन जीडीआर, एंड तीसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इसको बॉन्ड्स के ऊपर एंड जीडीआर के ऊपर एक तो इंटरेस्ट में इनकम मिल रहा है या फिर डिविडेंड इनकम मिल रहा है, एंड दूसरा उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे तो या तो 10% या तो 12.5% लगेगा, डिपेंडिंग ऑन कब ट्रांसफ़र हुआ है, और इस डिविडेंड के ऊपर 10%। तो ये हम लोगों ने 115AC में पढ़ा था। उसके बाद 115AB ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑफ शोर फंड्स। अब ऑफ शोर फंड्स में कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड्स, इनकम रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स परचेज्ड इन फॉरेन करेंसी एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो सेम चार्ट ही आप समझो, ये जो सेम चार्ट बनाया वही, सिर्फ मैं डिफरेंट कलर कर देता हूँ। यहाँ पे ऑफ शोर फंड है, ऑफ शोर फंड के पास एक असेट है यूनिट, और यूनिट के ऊपर उनको दो टाइप की इनकम आ रही है। दैट इज, एक आ रहा है डिविडेंड जिसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम यूनिट, एंड दूसरा आ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पर्सन चेंज हो रहा है, असेट चेंज हो रहा है, बस उतना ही फर्क है। पर्सन चेंज हो रहा है, असेट चेंज हो रहा है, बस उतना ही फर्क है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स वो चीज़ ध्यान में रखना। अब इधर भी आपको मैंने कल भी लिखा है, ये होगा कि 10% लगेगा ऑन डिविडेंड, दैट इज दिस इनकम पे 10%, और ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया उस पे 10 या 12.5%। अच्छा, फिर उसके बाद अब हमें जो आज सेक्शन पढ़ना है वो है 115AD करके। अब 115AD
ये एनआर टैक्सेशन के अंदर लास्ट सेक्शन है जो हम लोगों को डिस्कस करना है। ये 115 ACA करके जो है वो मॉड्यूल में से हटा दिया गया है। तो अभी इधर कट कर देना साइड में, मॉड्यूल में अभी 115 ACA हटा दिया है। अब है ना मुझे 115 AD करके सेक्शन है वो डिस्कस करना है। थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान ज़्यादा चाहिए क्योंकि ये लास्ट प्रोविजन है एनआर टैक्सेशन के अंदर। ओके, अब फ्रेंड्स ये जो सब अभी चल रहा है, प्लीज़ आप ये सब चीज़ों को इग्नोर करके यू प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन योर लेक्चर्स। कल आई वॉज शॉक्ड कि यार अटेंडेंस इतना कैसे हो गया जूम पे। सो मिर्च मसाला मेरे पास तो नहीं रहता है ज़्यादा। वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन लेक्चर्स। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। थोड़ा बहुत मेरे साइड से भी लेक्चर शेड्यूलिंग में हुआ, आपके साइड से प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साइड से, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट आई विल मेक श्योर आई विल डू एवरीथिंग विच इज़ पॉसिबल फ्रॉम माई साइड। आप भी अभी आर्टिकलशिप कर रहे हो तो यू ऑल्सो नो कि कॉरपोरेट्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो देर आर सम यू कैन से थिंग्स विच आर गोइंग ऑन राइट नाउ, एंड मैं आपको सिर्फ बता दूं कि अभी ऐसा ही हो रहा है कि फ्रॉम लास्ट 5 days मैं खुद घर पे भी नहीं जा पा रहा हूँ ये सब चीज़ों की वजह से। सो थोड़ा सा शेड्यूलिंग में इट विल टेक टाइम फॉर मी ऑल्सो टू सेटल डाउन। नेक्स्ट 2 to 3 days मैक्सिमम वो सेटल डाउन हो जाऊंगे, और मैं क्या करूँगा, जो भी चैप्टर्स छोटे छोटे चैप्टर्स हैं वो जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा आई रिकॉर्ड एंड आपको मैं भेज दूंगा वो रिकॉर्डिंग। सो जैसे ही रिकॉर्डिंग भेज दिया एटलीस्ट उतना पार्ट तो अपना कंप्लीट हो जाए, एंड तब तक मीनवाइल यू कंप्लीट अदर सब्जेक्ट्स, क्योंकि मैं एट प्रेजेंट आप भी समझ पाओगे थोड़ा सा कि थोड़ा सा ओवर ऑक्यूपाइड हूँ फ्रेंड्स। हाँ, सो मैं ट्राई पूरा कर रहा हूँ कि जितना हो सके लेक्चर्स अपन फटाफट से कंप्लीट कर दे। एक अभी जो बड़ा टॉपिक एक ही बचा है, बड़ा टॉपिक, एंड दैट इज असेसमेंट प्रोसीजर। सो वो एक ही बड़ा टॉपिक बचा है, बाकी यू कैन से टॉपिक्स इतने बड़े नहीं हैं अभी, ठीक है। और मैं आज के लिए भी आपको बोलना चाहूँगा कि आज मुझे थोड़ा सा आप लोगों को जल्दी छोड़ना पड़ेगा। हाँ, आज के लिए भी मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा जल्दी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि है थोड़ा सा कुछ, तो मैं नेक्स्ट जितना भी शेड्यूलिंग है आई विल मेक श्योर कि जितना हो सके अपन मैक्सिमम चीज़ें कवर कर लें। ओके, सॉरी फ्रेंड्स। 115 AD special provision for computing tax on income of a specified fund or foreign institutional investors from securities or capital gains arising from their transfer। अब है ना दो चीजें हैं यहाँ पे, एक है स्पेसिफाइड फंड और एक है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। दो चीजें हैं, स्पेसिफाइड फंड एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। चलो पहले तो मैं आप लोगों को जो स्पेसिफाइड फंड है ना, स्पेसिफाइड फंड दो एसएसीज हैं, एक है स्पेसिफाइड फंड और एक है एफआईआई। तो पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्पेसिफाइड फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। स्पेसिफाइड फंड के रिलेशन में पहले तो व्हाट इज स्पेसिफाइड फंड और उसके जो प्रोविजंस है वो क्या है, एंड उसके बाद अपन 115 AD सेक्शन जो है उसके अंदर आते हैं। ध्यान से समझो, ये स्पेसिफाइड फंड का मीनिंग दिया गया है, ये भी आप लोगों को बुक में है मीनिंग और सब। ये आप लोगों को जो अदर प्रोविजंस हैं जो अपन ने डिस्कस किए थे, ये अदर प्रोविजंस के अंदर आप लोगों को लास्ट में इधर है 10(4)D करके सब सेक्शंस हैं, पेज 373 पे उधर मिल जाएगा। बट ठीक है, अभी मुझे वहाँ पे नहीं जाना है, मैं आप लोगों को सब नोट्स में ही बता रहा हूँ और ये नोट्स में से आज अपन लिख भी लेंगे। व्हाट इज स्पेसिफाइड फंड? तो स्पेसिफाइड फंड का मतलब है नंबर 1, फंड एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया in a form of trust, company or LLP. Fund which is established in India in the form of trust, company or LLP, which has granted a certificate of category 3 AIF, that is alternative investment fund. Alternative investment fund
सो कैटेगरी 3 का उसको सर्टिफिकेट मिला है। आप थोड़ा सा अगर याद करोगे ना, तो जब मैंने आपको इन्वेस्टमेंट फंड करवाया था, उसके इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को बोला था कि देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड, AIF, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। जो अपन ने टैक्सेशन पढ़ा था वो था कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 का इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर। अब ये कैटेगरी 3 है, which has been granted a certificate of category 3 AIF and is regulated under SEBI regulations or regulated under IFSC authority regulations. So fund established in India in the form of trust company or LLP, which has been granted a certificate of category 3 AIF and is regulated under SEBI regulations and or regulated under IFSC authority regulation. IFSC is International Financial Service Center. Plus this fund is located in IFSC. IFSC में located है, and of which all the units other than the unit held by the sponsor or manager are held by non-resident. मतलब इसके सारे यूनिट किसके पास होने चाहिए? नॉन रेसिडेंट के, क्योंकि ये फंड में कुछ लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्टर्स कौन होने चाहिए? NR होने चाहिए। सिर्फ मैनेजर और स्पॉन्सरर जो है वो कौन होना चाहिए? तो मैनेजर और स्पॉन्सरर जो है वो लोग रेसिडेंट हो सकते हैं। ऑफ विच ऑल द यूनिट्स अदर देन यूनिट हेल्ड बाय मैनेजर आर हेल्ड बाय नॉन रेसिडेंट। सो मैनेजर और स्पॉन्सरर को छोड़ के बाकी सब लोग क्या हो सकते हैं? बाकी सब लोग नॉन रेसिडेंट होने चाहिए। सो एक फंड बनाया गया है, ये फंड में लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया। जो मैनेजर है वो रेसिडेंट होगा तो चलेगा, बाकी सब लोग जो इन्वेस्टर्स हैं वो नॉन रेसिडेंट ही होने चाहिए। एंड दिस फंड इज लोकेटेड इन IFSC। फंड इज लोकेटेड इन IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। अब ये जो कंडीशन नंबर 3 है, 3C पॉइंट में, कंडीशन स्पेसिफाइड इन C shall not apply if unit holder being a non-resident during the previous year when such units were issued। मतलब जब यूनिट्स खरीदे गए थे, ये फंड के यूनिट्स जब खरीदे गए थे तो वो नॉन रेसिडेंट ही था। becomes a resident person under section 6(1) और 6(1)(a) रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से he becomes a resident person। सो अगर वो रेसिडेंट बन गया इन एनी प्रीवियस ईयर सब्सिक्वेंट टू दैट ईयर, मतलब समझो कि ये फंड बना था, ये फंड जो है वो बना था इन प्रीवियस ईयर 24-25। तो 24-25 में माय रेसिडेंशियल स्टेटस वाज NR और मैंने ये फंड में पैसा डाला था। बट अब कल उठ के मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस नेक्स्ट ईयर चेंज भी हो सकता है। तो जिस साल में यूनिट्स इश्यू हुए थे उस साल में आई वाज NR, उस साल में आई वाज NR। देखो ना, कंडीशन स्पेसिफाइड इन C shall not apply if the unit holder being a NR during the previous year when such units were issued becomes resident under 6(1) and 6(1)(a) in any previous year subsequent to that year। मतलब एक बार जिस साल में इश्यू हुआ उस साल में आई वाज NR, उसके बाद क्या बन चुका हूं? रेसिडेंट बन चुका हूं। बट वो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। मतलब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं NR हूं जब इश्यू हुए थे और फिर मैं R बन रहा हूं तो चलेगा, लेकिन if the aggregate value and number of units held by such resident unit holder do not exceed 5% of total unit। तो अगर मेरे पास 5% या उससे कम होल्डिंग है, 5% या उससे कम होल्डिंग है और मैं आगे के ईयर्स में, इस साल में NR था जब यूनिट्स खरीदे थे, मैंने जब स्पेसिफाइड फंड में पैसा डाला था उस साल में मैं NR था, लेकिन आगे के साल में मैं रेसिडेंट बन रहा हूं। समझो कि आगे के ईयर्स में अगर मैं रेसिडेंट बन रहा हूं और मेरे पास जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो लेस देन और इक्वल टू 5% है, लेस देन और इक्वल टू कितना है? 5% है। ऐसे तो ये कंडीशन बन जाऊंगा तो भी चलेगा। वापस रिपीट कर रहा हूं, जिस साल में मैंने खरीदे थे यूनिट्स आई वाज NR। तो यहां पे क्या लिखा है? जो मैनेजर है उसको छोड़ के बाकी सब NR ही होने चाहिए। तो जिस साल में यूनिट्स इश्यू हुए थे मैं NR ही था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर में जाके समझो मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो गया।
मैं एनआर से बन चुका हूं आर, दैट इज रेसिडेंट। अगर मैं एनआर से आर बन चुका हूं, अगर मैं एनआर से आर बन चुका हूं फ्रेंड्स, तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो वो लोग बोल रहे ठीक है, वो वाली कंडीशन एप्लीकेबल भी नहीं है अगर मेरे पास होल्डिंग 5% या उससे कम है तो। फिर उसके बाद ये आपका पहला पॉइंट है स्पेसिफाइड फंड के अंदर, कि स्पेसिफाइड फंड हम किसको बोलेंगे। सेकंड क्या है, इन्वेस्टमेंट डिवीजन ऑफ एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। सो एक बैंक है, कहां पे ये बैंक, आउटसाइड इंडिया, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, उसका जो इन्वेस्टमेंट डिवीजन है। अब देखो, ये जो इन्वेस्टमेंट डिवीजन है ऑफ अ बैंकिंग यूनिट ऑफ एन एनआर इज लोकेटेड इन आईएफएससी। वापस से ये कहां पे होना चाहिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट डिवीजन है, तो एक बैंक है, बैंक के अंदर एक इन्वेस्टमेंट डिवीजन है, वो इन्वेस्टमेंट डिवीजन कहां पे, इन आईएफएससी। उसको भी हम स्पेसिफाइड फंड ही बोलेंगे, उसको भी हम स्पेसिफाइड फंड ही बोलेंगे, which has been granted a certificate of registration as a category 1 foreign portfolio investor under SEBI regulation and which has commenced its operations on or before 31st March 2025, ये correction है, 31st March 2025, and fulfills such conditions including maintenance of separate accounts of its investment division as may be prescribed. शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो स्पेसिफाइड फंड में एक फंड ऐसा है जो आईएफएससी में इनकॉर्पोरेटेड है, जिसके सारे के सारे जो यूनिट होल्डर्स है वो एनआर है, एक्सेप्ट मैनेजर, मैनेजर नहीं रहेगा तो चलेगा। एंड सेकेंडली, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट डिवीजन होंगे ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट विच आर लोकेटेड इन आईएफएससी, उसको भी हम स्पेसिफाइड फंड बोलेंगे। पहले तुम्हें स्पेसिफाइड फंड का मतलब समझा, दो चीजें यहां पे कवर्ड है स्पेसिफाइड फंड के अंदर। अब स्पेसिफाइड फंड के अंदर दो चीजें कवर की गई है। पहला, एक ऐसा फंड जो यू कैन से बनाया गया इन आईएफएससी जिसके सारे के सारे यूनिट होल्डर्स जो है वो कौन है, तो सारे के सारे यूनिट होल्डर्स जो है वो एनआर है। हाँ, वो लोग अगर आर बन गए तो भी चलेगा, बट उनके पास फिर होल्डिंग जो है वो होनी चाहिए लेस देन और इक्वल टू 5%। एंड दूसरा, इन्वेस्टमेंट डिवीजन ऑफ ऑफशोर बैंकिंग, ये इन्वेस्टमेंट डिवीजन कहां पे लोकेटेड होना चाहिए, आईएफएससी में, वो मैंने नीचे लिख दी। अब फ्रेंड्स, ये जो स्पेसिफाइड फंड है इनको लेके एक सेक्शन बनाया गया है। कौन सा सेक्शन, सेक्शन नंबर 10(4)D करके। अब सेक्शन 10(4)D के अंदर क्या दिया है तो ध्यान से समझो। सेक्शन 10(4)D, जैसे ही सेक्शन 10 आपके सामने आया, आप समझो कि सेक्शन 10 के अंदर आपको लिस्ट दिया जाता है ऑफ एग्जम्प्ट इनकम्स। कुछ इनकम्स ऐसी है जिसपे आपको टैक्स नहीं लगता है, तो उस इनकम्स को हम क्या बोलेंगे, एग्जम्प्ट इनकम्स बोलेंगे। तो 10(4)D जो है उसमें आप लोगों को एग्जम्प्ट इनकम्स जो है उसका क्या दिया गया है, लिस्ट दिया गया है। अब जो स्पेसिफाइड फंड है उसकी कुछ इनकम्स क्या हो जाती है, एग्जम्प्ट हो जाती है। सो देखो, इनकम ऑफ स्पेसिफाइड फंड, स्पेसिफाइड फंड की कुछ इनकम एग्जम्प्ट है, क्या, ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज कवर्ड बाय सेक्शन 47(7)(a)(b). अब आप अगर पेज नंबर 23 पे आओगे, पेज नंबर 23 कैपिटल गेन्स के अंदर, आपको लास्ट में देखो एक दिखेगा 47(7)(a)(b). ये अपन ने चारों नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर साथ में पड़ी थी, याद हो तो, कि अगर एक नॉन रेसिडेंट है जो बॉन्ड्स, जीडीआर, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, डेरिवेटिव या अदर सिक्योरिटीज का नीचे आपको लिस्ट दिया हुआ है, वो ट्रांसफर कर रहा है ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विच इज लोकेटेड इन आईएफएससी, यानी से उसको हम टैक्स नहीं लगाएंगे। तो आज अगर स्पेसिफाइड फंड है और स्पेसिफाइड फंड के पास ये बॉन्ड्स, जीडीआर है या रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है या डेरिवेटिव है या अदर सिक्योरिटीज है, तो स्पेसिफाइड फंड ने अगर ये सब ट्रांसफर किया तो स्पेसिफाइड फंड आपको जो भी इनकम आएगी फ्रॉम कैपिटल गेन्स उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद सेकेंड,
ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। जरा सा देखो क्या लिखा है, ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स इन अ कंपनी रेसिडेंट इन इंडिया। शेयर्स इन अ कंपनी रेसिडेंट इन इंडिया मतलब तुम्हें समझ रहे हैं कौन से सिक्योरिटी से ट्रांसफर किया आपने, कोई भी सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स इन अ कंपनी रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब जो रेसिडेंट कंपनीज है इंडिया में, शॉर्ट में इंडियन कंपनीज यार, इंडियन कंपनीज प्लस फॉरेन कंपनीज जिसका पोयम इंडिया में है, तो जो रेसिडेंट कंपनीज है उनके शेयर्स अगर ट्रांसफर किए तो नहीं, उसके अलावा ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज इशूड बाय नॉन रेसिडेंट। किसी नॉन रेसिडेंट ने कोई सिक्योरिटीज इशू की थी तो उसके ऊपर इनकम, इनकम मतलब क्या, इट विल बी आइदर इंटरेस्ट और डिविडेंड। बट ये नॉन रेसिडेंट कौन होना चाहिए, नॉट बीइंग अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनआर इन इंडिया। नॉट बीइंग अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनआर इन इंडिया मतलब उसका पी नहीं होना चाहिए इंडिया में। एंड लास्ट में जो भी आपको पीजीबीपी हेड से इनकम आएगी फ्रॉम अ सिक्योराइजेशन ट्रस्ट, हमने सिक्योराइजेशन ट्रस्ट भी चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें जो पीजीबीपी इनकम आएगी, ये चार इनकम्स जो है, चार इनकम्स ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज कवर्ड बाय 47(7)(b, on transfer of securities other than shares in the company resident in India, income from securities, income can be either dividend or interest, interest or dividend. So income from securities issued by NR not being a permanent establishment of NR in India, and PGBP income from securitization trust. ये चार इनकम्स जो है वो क्या हो जाएगी, तो ये चार इनकम्स एग्जेम्प्ट हो जाएगी। स्पेसिफाइड फंड की ये चार इनकम्स क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। लेकिन यस, ये चार इनकम्स एग्जेम्प्ट कब है पता है, ये एग्जम्पशन आपको कब मिलेगा, इफ यूनिट्स आर हेल्ड बाय नॉन रेसिडेंट, तो ही एग्जम्पशन मिल रहा है, तो ही एग्जम्पशन मिलेगा कि इफ यूनिट्स आर हेल्ड बाय नॉन रेसिडेंट। देखो मैंने नीचे अब चार्ट बनाया है, पहले मैंने 10(4)(d) पढ़ा है, लेकिन 10(4)(d) का एप्लीकेबिलिटी जरा देखना कैसे आएगा। टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम अर्न्ड बाय स्पेसिफाइड फंड। तो ये जो स्पेसिफाइड फंड है उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे आएगी, तो देखो जो भी यूनिट्स मैनेजर के पास होंगे, यूनिट्स ऑफ एआईएफ हेल्ड बाय रेसिडेंट मैनेजर और स्पॉन्सरर और पी ऑफ एनआर इन इंडिया, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनआर इन इंडिया, मतलब आज स्पेसिफाइड फंड के यूनिट्स अगर इनके पास है तो फिर जितनी इनकम इनको एट्रीब्यूटेबल है ना, जितनी इनकम इनको एट्रीब्यूटेबल है, कहने से वो इनकम नॉर्मल रेट पे टैक्स हो जाएगी। नॉर्मल रेट मतलब जो भी सेक्शंस आपको आगे पढ़ाए जाएंगे एप्लीकेबल होंगे वो रेट पे एप्लीकेबल होंगे। बट कौन से यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ एआईएफ हेल्ड बाय रेसिडेंट मैनेजर और स्पॉन्सरर। इसका मतलब समझो ये एक फंड है, ये फंड के अंदर मिस्टर ए एंड मिस्टर बी मैनेजर है, ये लोग रेसिडेंट है, और बाकी और 100 लोग हैं जो नॉन रेसिडेंट है। पैसा इधर से भी आया है, पैसा इधर से भी आया है फंड के अंदर, और अब फंड ने आगे पैसा इन्वेस्ट किया होगा, तो अब फंड को यहां से क्या आई होगी, इनकम आई होगी इन्वेस्ट करने के बाद। तो जो भी इनकम एट्रीब्यूटेबल है, किसको एट्रीब्यूटेबल है, जो भी यूनिट्स किसके पास है, यूनिट्स किसके पास है, मैनेजर के पास। इन लोगों को जो इनकम एट्रीब्यूटेबल है, इन लोगों को जो इनकम एट्रीब्यूटेबल है, यानी से ये सब इनकम के ऊपर आपको टैक्स लगेगा। किसको, फंड को। तो फंड को तुम्हें समझ में आ रहा है, इनकम को डिवाइड करना पड़ेगा दो पार्ट में अभी, कि कितनी इनकम आ रही है बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, एंड कितनी इनकम आ रही है बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ अदर पर्संस। तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये इनकम पे टैक्स लगेगा। और देखो यूनिट्स हेल्ड बाय एनआर, जो एनआर के पास यूनिट्स है, एंड अगर वो इनकम कवर्ड बाय सेक्शन 10(4)(d), इसका मतलब क्या, ये समझो ये
फंड जो है फंड, उसको इनकम में, इनकम के अंदर ये इनकम आई है कौन सी, कुछ सिक्योरिटीज ट्रांसफर किए विच इज कवर्ड अंडर 47(7)(ab। तो ये सिक्योरिटीज ट्रांसफर किए और यू कैन से इनकम आई हुई है। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है ना, फंड को तो ये इनकम एग्जम्प्ट है, फंड को तो ये इनकम एग्जम्प्ट है, लेकिन ये एक चीज समझना, फंड को ये इनकम एग्जम्प्ट है कब, जब यूनिट्स आर हेल्ड बाय एनआर, मतलब जो मैनेजर और ये सब हेल्ड कर रहे हैं उनके वजह से जो भी इनकम आ रही है वो सब टैक्सेबल हो जाएगी। मतलब तुम्हें ये इनकम को डिवाइड करना पड़ेगा, मैं वो सिखा रहा हूं। सो यूनिट्स हेल्ड बाय एनआर, इनकम कवर्ड बाय 10(4)(d), ऊपर जो भी इनकम कवर है वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। सो तुम्हें ये इनकम आ रही है समझो ऑन ट्रांसफर ऑफ असेट कवर्ड अंडर 47(7)(ab। 47(7)(ab) में जो असेट कवर्ड है उसमें ये इनकम आ रही है, ये इनकम आ रही है फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ असेट कवर्ड अंडर 47(7)(ab। तो अब तुम क्या करो, ये इनकम को डिवाइड करो पहले तो, कितना इनकम इज एट्रीब्यूटेबल टू इन्वेस्टमेंट विच वॉज डन बाय मैनेजर एंड स्पॉन्सरर, एंड कितना इनकम इज एट्रीब्यूटेबल टू एनआर। जो इनकम इधर एट्रीब्यूटेबल है वो तो टैक्सेबल हो जाएगी, बट जो एनआर को एट्रीब्यूटेबल है वो एग्जम्प्ट हो। और जो भी इनकम 10(4)(d) में कवर्ड नहीं है, अदर इनकम, मैंने एग्जांपल्स लिखे नीचे, तो ये अदर इनकम्स क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। अदर इनकम्स क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। बैठा ये चार्ट, बैठा दिमाग में। अब है ना, अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैं सिखाने जा रहा हूं ये लास्ट ईयर तक मॉड्यूल में रखा था, इस साल नहीं रखा है, तो आप स्किप भी कर सकते हो, बट मैं आपको सिर्फ बता देता हूं कि हम लोग ये इनकम को डिवाइड कैसे करते हैं। तो जो भी कैपिटल गेन्स की इनकम होगी उसको कैसे डिवाइड करेंगे, एंड इनकम फ्रॉम सिक्योरिटी होगा उसको कैसे डिवाइड करेंगे। तो आप देखो क्या लिखा है, कैपिटल गेन्स आप पहले कैलकुलेट कर लो, उसको मल्टीप्लाई करो एग्रीगेट ऑफ द डेली AUM, that is asset under management, AUM held by non-resident unit holder, डिवाइड करो एग्रीगेट ऑफ डेली AUM ऑफ स्पेसिफाइड फंड। एंड ये जो आपको लेना है वो लेना है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टू द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द सिक्योर। नीचे मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है व्हाट इज असेट अंडर मैनेजमेंट। Asset under management means closing balance of the value of assets or investment of specified fund as on the particular। अब ये सब चीजें पूछेंगे नहीं क्योंकि हटा ही दिया है, लेकिन एक चीज समझना, AUM और सबका अमाउंट ऑब्वियसली वो लोग को क्वेश्चन में देना पड़ेगा। तो जो भी कैपिटल गेन की इनकम है, जब से आपके पास सिक्योरिटीज थी तब से लेके डेट ऑफ ट्रांसफर तक, आपको एग्रीगेट ऑफ डेली AUM निकालना है विच वॉज हेल्ड बाय एनआर। शॉर्ट में अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो ना, बाकी कुछ नहीं समझ रहा हो तो ये और कुछ नहीं कर रहे, प्रपोर्शनेट कर रहे हैं अपन। टोटल AUM नीचे लिया हुआ है, एनआर को जो AUM एप्लीकेबल है वो ऊपर लिया। एंड इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज मतलब क्या, अगर तुमने सिक्योरिटीज बेची तो कैपिटल गेन आएगा, बट जब तक होल्ड करके रखी तब तक इंटरेस्ट और डिविडेंड आएगा। इनकम जो भी आ रही है उसको देखो कैसे मल्टीप्लाई करना है, AUM हेल्ड बाय एनआर डिवाइड बाय AUM हेल्ड बाय स्पेसिफाइड फंड एज ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच इनकम। ये AUM एक ही दिन का देखना है इधर, जिस दिन इनकम आई है, और ऊपर तुम्हें AUM कब से कब तक लेना है, एक्विजिशन से लेके ट्रांसफर। तो ये तो ठीक है, ये हटा दिया है उन्होंने, सो इतना ही रेलेवेंट है। तो ये स्पेसिफाइड फंड की इनकम की टैक्सेबिलिटी है। अब जहां जहां पे भी अपन ने लिखा है ना कि ये टैक्सेबल है, टैक्सेबल है, ये सब जगह 10(4)(d) हटा के बाकी जो भी इनकम टैक्सेबल है तो उसमें आपका सेक्शन 115(a)(d) एप्लीकेबल हो। तो 115(a)(d) कब आएगा, जब आप लोग 10(4)(d) में कवर्ड नहीं हो तब। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, ये जो सेक्शंस अपन पढ़ रहे हैं एनआर टैक्सेशन के है 5-6 सेक्शंस ही है, पर ये इतने कंफ्यूजिंग है, उसका सिर्फ क्लैरिटी रखना कि कौन सा सेक्शन कब एप्लीकेबल हो रहा है।
अब यहां पे आप लोगों को क्या क्या पॉइंट्स दिए वो देखते हैं, पढ़ते हैं। मेनली वो लोग दो चीजों को यहां पे टारगेट कर रहे हैं। एक कैपिटल गेन्स की इनकम जो सिक्योरिटी से ट्रांसफर करने पे आएगी, और दूसरा जब सिक्योरिटीज आप होल्ड करके रखोगे तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन है, एक स्पेसिफाइड फंड और एक एफआईआई। स्पेसिफाइड फंड का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को दे दिया थोड़ी देर पहले ही। स्पेसिफाइड फंड में एक 10(4)D करके सेक्शन बनाया गया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में ही ये तीन सेक्शंस एक्सप्लेन किए थे, 194 LC, LD एंड LB। ये LD तो कुछ काम का नहीं है अभी, पर LC और LB अभी भी रेलेवेंट है, क्योंकि LC और LB में आप याद करोगे ना, तो जो ड्यूरेशंस दी गई है ना, ड्यूरेशंस ये सारी, ये ड्यूरेशंस में वो बॉन्ड्स या लोन या सब इशू हो चुका है, तो आज भी वो सेक्शन एप्लीकेबल। बट यहां पे तो उन्होंने जो ड्यूरेशन दी है उस पीरियड की जो इंटरेस्ट थी, यानी से वो यहां पे कवर्ड है। याद आ रहा है आपको 194 LD में? हाँ, सो ये पीरियड की जो इंटरेस्ट थी, ये पीरियड की जो भी इंटरेस्ट थी, यानी से वो इंटरेस्ट यहां पे कवर्ड है, तो ये पीरियड तो चला गया, तो अब कहने से वो सेक्शन भी एप्लीकेबल नहीं है। तो LD वाले जितने भी पॉइंट आएंगे यू कैन स्किप। चलो अब देखो क्या लिखा है। पहले तो इनकम रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज अदर देन इनकम ऑफ यूनिट्स रेफर्ड टू इन सेक्शन 115AB। ये 115AB ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। एंड इनकम रेफर्ड इन 194 LD, 194 LD तो आप वैसे भी हटा सकते हो, नीचे वाला पॉइंट भी आप हटा ही सकते हो, 194 LD। अब आपको इनकम आ रही है, इनकम रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज अदर देन 115AB। इनकम मतलब क्या? इनकम, इनकम मतलब आइदर इंटरेस्ट और डिविडेंड, आइदर इंटरेस्ट और डिविडेंड। तो इस पे हम 20% टैक्स लगाएंगे एफआईआई को और 10% स्पेसिफाइड फंड को। बट ये स्पेसिफाइड फंड के केस में याद रखना, जो भी 10(4)D में कवर हो गया वो एग्जम्प्ट है, वो एग्जम्प्ट है, बराबर। चलो उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट, ये जो CDENF है, चारों के चारों पॉइंट सिक्योरिटीज के ऊपर है। इनकम आ रही है बाय वे ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब अब आपने सिक्योरिटी ट्रांसफर की है, अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज अदर देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A। 111A को छोड़ दो, बाकी सब पे 30% लगेगा, पर याद रखना ओनली वन असेट एंड दैट इज सिक्योरिटी, ओनली वन असेट एंड दैट इज सिक्योरिटी। एंड 111A जो है 111A, उसमें तो आप रेट देख ही लो क्या लिखा है, आपको पता ही चल जाना चाहिए। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A छोड़ के सिक्योरिटीज के ऊपर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A छोड़ के सिक्योरिटीज के ऊपर 10%। एंड 112A वाला जो सिक्योरिटीज है उसमें तो आपको पता ही है 1,25,000 के ऊपर या तो 10 या तो 12.5। एंड अदर इनकम ऑफ स्पेसिफाइड फंड एंड एफआईआई नॉर्मल रेट। नॉर्मली तुम देखोगे तो यहाँ पे नॉर्मल रेट मतलब ये सब फॉरेन कंपनीज होगी, तो फॉरेन कंपनीज को जो रेट एप्लीकेबल होता है 35%, वो रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। ये तीन लाइंस आप हटा सकते हो, ये कोई मतलब का नहीं है, मैंने आपको 10(4)D में तो एक्सप्लेनेशन दे ही दिया है इस चीज का। सो अब आपको ये देखना है, देखो ये वाले चार्ट में ना कैसे याद रखो, तो आप देखो यहां पे 115AD करके सेक्शन है, 115AD। 115AD में सिक्योरिटीज है, या सिक्योरिटीज है आपके पास। तो दो चीजें हैं, सिक्योरिटीज होल्ड करके रखिए तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आएगा, एंड सिक्योरिटीज ट्रांसफर कर दी।
ट्रांसफ़र कर दिए, इसके अंदर वापस से दो पार्ट हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के एंड लॉन्ग टर्म में वापस से दो दो पार्ट्स हैं। अगर 111 ए है तो 15% या 20%, एंड अदर सिक्योरिटीज है तो फिर आपको 30%, एंड अगर 112 ए है तो 10% एंड 12.5% ऑन गेन एक्सीडिंग 1,25,000, एंड अदर सिक्योरिटीज है तो फिर आपको 10%। बैठ रहा है ये चार्ट, बैठ रहा है दिमाग में आपके? एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मिल रहा है सिक्योरिटीज पे, उस पे या तो 20% या तो 10%, स्पेसिफाइड फंड को 10 एंड FII को 20। ये हो गया सिक्योरिटीज के ऊपर, एंड जितना भी आपकी अदर इनकम है नॉर्मल खत्म। बैठा दिमाग में? इस तरह से आप लोग याद रख सकते हो। चार्ट बना रहे हो तो बना लो। डन? ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। पे अटेंशन। चलो ये पॉइंट देख लो क्या है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड जो है उसके सामने कोई खर्चे नहीं मिलेंगे, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म में खर्चे मिलते हैं, डिडक्शन नहीं मिलेगा। फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइजो, इंटरेस्ट और डिविडेंड के सामने तो बात करने की वैसे भी जरूरत ही नहीं है, लॉन्ग टर्म के सामने नहीं मिलेगा। डिडक्शंस आर अलाउड अगेंस्ट इनकम टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट, वो तो बात बराबर ही है, जहाँ पे भी नॉर्मल रेट आएगा वहाँ पे आप डिडक्शन एडजस्ट कर सकते हो। एंड तुम देखो वापस से 115A D करके सेक्शन है, करस्पॉन्डिंग TDS का सेक्शन जो है वो है 196D। करस्पॉन्डिंग TDS का जो सेक्शन है वो है 196D। अब where any person in respect of securities referred to in clause A of subsection 1 of 115AD not being income by way of interest under section 194LD is payable to FII। FII को अगर इंटरेस्ट पेबल है, the person responsible for making the payment shall at the time of debit or credit or payment whichever is earlier shall deduct TDS at the rate of 20%। ये पॉइंट सिर्फ FII को ही एप्लीकेबल है। देखो टैक्स रेट FII को 20 है और इधर TDS का रेट भी 20 है। नीचे और एक पॉइंट पढ़ो, नो डिडक्शन ऑफ टैक्स शैल बी मेड फ्रॉम एनी इनकम बाय वे ऑफ कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। इसका मतलब क्या कि जब भी आप सिक्योरिटी से ट्रांसफर करोगे FII तो वो टाइम पे TDS का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, सिर्फ आएगा ऑन इनकम दैट इज इंटरेस्ट इनकम के ऊपर आएगा ये बस 20% वाला। तो ये 196D करके सेक्शन है, FII को जब भी इनकम मिलेगी तब आएगा। और इसीलिए तुम देखोगे ना तो इसमें वो नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा क्योंकि कैपिटल गेन्स की इनकम पे तो TDS है ही नहीं ना कॉन्सेप्ट, तो इनको भी टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये आपका 115AD सेक्शन कंप्लीट हुआ। AD, AB और AC तीनों में देखो 115 AB, AC एंड AD करस्पॉन्डिंग TDS का सेक्शन देखो ना 196B, 196C एंड 196D है। बैठ रहा है दिमाग में? so, B, C, D एंड D। चलो अब आप लोग ये स्पेसिफाइड फंड का एक नोट बना लो ताकि अपना स्पेसिफाइड फंड का पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो जाए।
हेलो हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ 115 बीबीजी करके सेक्शन है, टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट। पढ़ा होगा आप लोगों ने कहीं ना कहीं कार्बन क्रेडिट करके वर्ड, एफआर में भी आई थिंक आता है शायद कार्बन क्रेडिट। ये क्या है कि जो कार्बन क्रेडिट है वो आप ट्रांसफर कर सकते हो, तो कंपनीज को वो जो गैसेस एमिट करने रहते हैं वो उन लोगों को राइट मिल जाता है कि आप इतने गैसेस एमिट कर सकते हो, तो उसके लिए कार्बन क्रेडिट आपके पास होना चाहिए। अब कुछ कंपनीज क्या करती है, उनके पास जो कार्बन क्रेडिट पड़ा है वो बेच देती है। तो जब आप कार्बन क्रेडिट बेचते हो तो आपको जो भी इनकम आती है बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट इज टैक्सेबल अंडर द एक्ट पीजीबीपी, और इस पे हम आपको डायरेक्टली 10% टैक्स लगाएंगे और कोई खर्चा कोई डिडक्शन मिलेगा नहीं। तो कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि कार्बन क्रेडिट का मीनिंग क्या है, वो ठीक है तुम पढ़ सकते। सिंपल सा पॉइंट है, 10% टैक्स लगाना है ऑन ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट, कोई ये नहीं है खर्चा डिडक्शन कुछ नहीं। तो ये 115 BBG करके है। कल अपन ने पता है 115 BBF भी पढ़ा था। पेटेंट अगर आप दे रहे हो और आपको रॉयल्टी मिल रहा है, तो पेटेंट देने से रॉयल्टी जो भी आपको मिलेगा, रॉयल्टी जो भी आपको आएगा नहीं से उस पर हम आपको 10% टैक्स लगाएंगे। नाउ अंडरस्टैंड दिस 10% इज अ प्रेफरेंशियल टैक्स, कम टैक्स लग रहा है, बट लोग इसका क्या कर सकते थे, मिसयूज कर सकते थे। और पता है ना कैसे मिसयूज करते थे, डेवलप एक कंट्री में करेंगे, रजिस्टर इंडिया में करवा देंगे। तो फिर इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि यहां पे आपको ये सेक्शन अप्लाई तभी होगा जब पेटेंट डेवलप एंड रजिस्टर्ड इंडिया में हुआ, डेवलप भी इंडिया में हुआ हो और रजिस्टर्ड भी। याद आ रहा है ये? एंड डेवलप्ड का मतलब क्या, एटलीस्ट 75% ऑफ द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड इन इंडिया। तो ठीक है, वो तो हो गया। अब फ्रेंड्स कुछ एग्जम्प्ट इनकम्स है, पर वो मैं बीच बीच में डिस्कस करना चाहूँगा, उसके लिए मैं अभी अलग से टाइम नहीं निकाल रहा हूँ, ये बीच बीच में अपन डिस्कस करेंगे। आज एक को कर दिए 10(4)D तो अपना हो चुका है, वो ठीक है, उसको भी आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट यस कुछ एग्जम्प्ट इनकम्स मैं डिस्कस करूँगा। चलो अब अपना एनआर टैक्सेशन जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब अपने को जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है वो है असेसमेंट प्रोसीजर। ये अभी अपने को नेक्स्ट चैप्टर टारगेट करना है, जो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, असेसमेंट प्रोसीजर करके। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं कि असेसमेंट प्रोसीजर में हम पढ़ने वाले क्या है, ध्यान से सुनो। देखो असेसी जो है उसका स्टेप नंबर 1 उसको क्या करना रहता है, तो उसको टैक्स जो है उसका कैलकुलेशन करना रहता है, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। असेसी ने टैक्स कैलकुलेट कर लिया, तो स्टेप नंबर 2 क्या है, तो स्टेप नंबर 2 इज पेमेंट ऑफ टैक्स। स्टेप नंबर 1 इज कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, पहले कैलकुलेट कर लो फिर पेमेंट करो। स्टेप नंबर 3 क्या है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। बस यहां से आपका असेसमेंट स्टार्ट हो जाता है, असेसमेंट प्रोसीजर, असेसमेंट प्रोसीजर यहां से स्टार्ट होता है। फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स मतलब क्या, अब आपको आपका इनकम टैक्स का जो रिटर्न है वो फाइल करना पड़ेगा। रिटर्न के अंदर आप लोगों को सारी डिटेल्स देनी पड़ती है कि आपने क्या क्या इनकम अर्न की है, बेसिक डिटेल्स, आपका पैन आधार वो सब तो ठीक है, पर कौन कौन से हेड से आपकी इनकम है, क्या क्या डिडक्शंस है, क्या क्या टैक्सेस आपने भरे हैं, तो वो रिटर्न फाइलिंग करना है। अब रिटर्न जो है, रिटर्न इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों को पढ़ने हैं। जैसे पहले तो रिटर्न कब फाइल करना है, डेट क्या है रिटर्न फाइलिंग की, तो रिटर्न फाइलिंग की जो डेट है वो क्या है, वो पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों को डिस्कस करना है। और दूसरा उसी में ये भी डिस्कस करना है क्या, कि किस किस को रिटर्न कंपलसरी फाइल, हर एक पर्सन को थोड़ी रिटर्न कंपलसरी फाइल करना पड़ेगा।
तो रिटर्न कब फाइल करना है और रिटर्न किस किस को कंपलसरी फाइल करना है, वो पहला पॉइंट अपने को डिस्कस। अच्छा, ऐसा हो चुका कि अगर हमने रिटर्न फाइलिंग में डिले कर दिया है, डिले, अगर रिटर्न फाइलिंग में डिले हो चुका है तो उस रिटर्न को हम क्या बोलते हैं, बिलेटेड रिटर्न। अब बिलेटेड रिटर्न जो है उसके कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे, तो वो भी हमें देखने पड़ेंगे। समझो हमने रिटर्न फाइल किया एंड इन दैट रिटर्न देयर इज सम मिस्टेक, हमारे साइड से कुछ मिस्टेक हो चुकी है, तो फिर हमें वो टाइम पे रिटर्न को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, रिवाइज, उसको हम बोलते हैं रिवाइज्ड रिटर्न, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवाइज्ड रिटर्न, कि आप रिटर्न को रिवाइज करो। तो हमें नॉर्मल रिटर्न देखना है, बिलेटेड रिटर्न देखना है, रिवाइज रिटर्न देखना है, हमें और एक कॉन्सेप्ट भी देखना है अपडेटेड रिटर्न करके, ITRU करके आता है, अपडेटेड रिटर्न। तो ये सब रिटर्न डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब आप एक बार अपना रिटर्न फाइल कर दो, इनकम टैक्स का रिटर्न आप सबमिट कर दो, उसके बाद सामने से क्या आएगा, असेसमेंट होगा, सामने से क्या होगा, असेसमेंट होगा। अब असेसमेंट के अंदर एक तो आपका हो सकता है समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट का मतलब क्या है कि आपका रिटर्न देखा जाएगा कि उसमें कोई अर्थमेटिकल एरर है कि नहीं, उसमें कोई इनकरेक्ट क्लेम्स है कि नहीं, मतलब डिटेल्ड में चेकिंग नहीं होता है। समरी असेसमेंट के केस में डिटेल्ड में चेकिंग नहीं होता है, तो आप लोगों को पहले तो ये चेक करना रहेगा कि ये अरिथमेटिकल एरर, इनकरेक्ट क्लेम्स, ये सब है कि नहीं, तो उसको हम बोलते हैं समरी असेसमेंट। ये असेसमेंट और सब कौन करेगा, असेसमेंट वाला जो पार्ट है वो करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो असेसमेंट वाला पार्ट जो है वो हैंडल करेंगे। तो समरी असेसमेंट, फिर एक आता है रेगुलर असेसमेंट। व्हाट इज रेगुलर असेसमेंट, तो आपने अगर अपना रिटर्न फाइल कर दिया और रिटर्न फाइल करने के बाद सामने डिपार्टमेंट ने आपका रिटर्न डिटेल में चेक किया कि आपके रिटर्न में क्या है, और अब उन लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं टैक्स जो है वो आपने बचाया हुआ है, तो वो लोग आपको एक नोटिस भेजेंगे, नोटिस, और नोटिस भेज के वो लोग आपको एक नोटिस भेज के आपसे सब एक्सप्लेनेशन और एविडेंसेस डिमांड किए। एक्सप्लेनेशन एंड एविडेंसेस क्या किए जाएंगे, डिमांड किए जाएंगे। तो एक्सप्लेनेशन एविडेंसेस सब मांगे जाएंगे आपसे, नोटिस भेजी जाएगी। जैसे ही आपको नोटिस आई तुम समझो आपका असेसमेंट स्टार्ट हो चुका है। और अब क्या स्टार्ट होगा, तो अब स्टार्ट होगा हियरिंग। उसके बाद क्या स्टार्ट होगा, हियरिंग। मतलब क्या, आप सारे एविडेंसेस और सब लेके जाओगे, आप सारे एविडेंसेस, सारे डॉक्यूमेंट्स और सब सबमिट करोगे, एंड उसके बाद वो लोग सब चेक करके वेरीफाई करके एक ऑर्डर पास करेंगे। ऑर्डर ना, ऑर्डर का मतलब क्या, तो ऑर्डर का मतलब है कि पूरे असेसमेंट के अंदर हुआ क्या है उसका पूरा एक ऑर्डर पास होगा। पूरे असेसमेंट के अंदर हुआ क्या है उसका क्या पास होगा, एक ऑर्डर पास होगा कि हमने इस दिन असेसी को नोटिस भेजा था, असेसी ने इस दिन उस नोटिस का रिप्लाई किया है, असेसी ने ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, और यहां से हम कंक्लूड कर रहे हैं क्या, कि असेसी जो है उसने 5 लाख रुपए की चोरी की है। ये सब कहां लिखा होगा, ऑर्डर में लिखा, कि 5 लाख रुपए के खर्चे उसने ज्यादा बताए हैं या 5 लाख की इनकम उसने कम बताई हुई है। तो ये सब ऑर्डर में लिखा होगा। अब तुमने यदि इनकम बढ़ गई 5 लाख से, तो 5 लाख से जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी, इंक्रीज हुई आपकी इनकम 5 लाख रुपए से, तो अब वो ऑर्डर के साथ साथ आप लोगों को एक नोटिस ऑफ डिमांड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, नोटिस ऑफ डिमांड। मतलब क्या, तो मतलब आपको ऑर्डर देंगे, ऑर्डर के साथ साथ बोलेंगे ये लो नोटिस ऑफ डिमांड। अब नोटिस ऑफ डिमांड क्या होता है, तो नोटिस ऑफ डिमांड जो है वो है एक, बोलते हैं ना कि जो आपकी इनकम 5 लाख से बढ़ी है, तो वो 5 लाख से जो इनकम बढ़ी तो उसके ऊपर जो भी टैक्स, इंटरेस्ट और सब आ रहा है, तो वो आपसे मांगा जाएगा थ्रू नोटिस ऑफ डिमांड। तो आपको 2 डॉक्यूमेंट आएंगे,
एक आएगा ऑर्डर जब असेसमेंट खत्म होगा तब, और दूसरा आएगा नोटिस ऑफ डिमांड, नोटिस ऑफ डिमांड। अब फ्रेंड्स तब आपका असेसमेंट खत्म हो जाएगा। अब जैसे ही असेसमेंट खत्म हुआ, देयर इज वन ऑर्डर विच इज पास्ड बाय असेसिंग ऑफिसर। एओ ने ऑर्डर पास किया, तो आपको कोई बोलता है ना असेसमेंट, ध्यान से सुनना, असेसमेंट स्टार्ट कब होता है? स्टार्ट, तो जैसे ही नोटिस जाता है असेसमेंट स्टार्ट हो जाता है। असेसमेंट एंड कब होता है? एंड, तो असेसमेंट एंड होता है जब ऑर्डर पास होता है। असेसमेंट स्टार्ट कब होता है? जब नोटिस इशू होता है। एंड कब होता है? ऑर्डर। ऑर्डर के साथ साथ क्या आता है? नोटिस ऑफ डिमांड। अब ये जो ऑर्डर आपके पास आया, ये अब चीज बराबर से समझना, क्योंकि ये बार बार अब आना स्टार्ट हो जाएगी। ये जो ऑर्डर आपके पास आया, आपके पास रेमेडी क्या है इसके लिए? मतलब समझो आप ये ऑर्डर पे अग्री नहीं कर रहे हो, तो क्या रेमेडी है आपके पास? तो ऑर्डर अगर आपके पास आ गया तो आपके पास रेमेडी में पहला रेमेडी है, यू कैन गो फॉर रेक्टिफिकेशन। आप जा सकते हो रेक्टिफिकेशन के अंदर। अब व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? तो रेक्टिफिकेशन होता है ऑफ मिस्टेक्स विच आर अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। मतलब क्या? अगर ऑर्डर पास हुआ और ऑर्डर के फेस पे ही कोई मिस्टेक दिख रही है, ऑर्डर जो है उसके फेस पे ही कोई मिस्टेक दिख रही है, उसको हम बोलते हैं कि इट इज अ मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, और वो टाइम पे आप जा सकते हो अंडर रेक्टिफिकेशन। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? तो रेक्टिफिकेशन तो इंडिपेंडेंट ही है, वो तो आप कभी भी जा सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि यू कैन फाइल एन अपील। क्या फाइल कर सकते हो यहां पे? अपील फाइल कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि यू कैन गो फॉर रिवीजन ऑल्सो। अपील रिवीजन के बीच में ना वर्ड इज और, मतलब क्या? आप साइमल्टेनियसली दो चीजें नहीं कर सकते कि अपील में भी जाओ और रिवीजन में भी जाओ, नहीं, दोनों में से कोई भी एक ही होगा। तो या तो अपील में जाओ या तो रिवीजन में जाओ, दोनों में से कोई भी एक ही चीज पॉसिबल है। तो आप अपील फाइल करो या फिर आप रिवीजन के अंदर जाओ। तो ये आपके पास रेमेडीज है जो ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर ने पास किया है उसके सामने। सो आप ऑर्डर पास हुआ, ऑर्डर के सामने यू कैन गो फॉर रेक्टिफिकेशन, बट रेक्टिफिकेशन वही चीजों का हो सकता है विच आर दी मिस्टेक्स विच आर अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। जो मिस्टेक्स अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है उसी का यू कैन से रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है। दूसरा आप जा सकते हो इन अपील, एंड तीसरा आप जा सकते हो इन रिवीजन। बट अपील और रिवीजन जो है, अपील और रिवीजन जो है, उन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर केस जो है ना, केस प्रैक्टिकली मैं बोलूं तो ज्यादा लोग अपील ही सजेस्ट करते हैं, क्योंकि रिवीजन में एक पॉइंट के बाद आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। यहां पे अपील में यू कैन गो अप टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हो। तो इसीलिए अपील जो है वो ज्यादा करके लोग सजेस्ट करते हैं कि अपील में चले जाओ आप। चलो अब फ्रेंड्स, ये बैकग्राउंड था असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर का। अब मैं आपको दो तीन चीजें सिर्फ एक्सप्लेन करता हूं आज के दिन में। अब असेसमेंट प्रोसीजर पहला ही सेक्शन देखोगे तो इट इज 139 सबसेक्शन 1, कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। ये सेक्शन के अंदर आप लोगों को लिस्ट दिया हुआ है कि कब कब आपको रिटर्न जो है वो कंपल्सरी फाइल करना पड़ेगा, एंड नीचे आप लोगों को ड्यू डेट दी गई है कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या है। फिर 139(1)(c), 139(1)(c) के अंदर आप लोगों को कुछ लोगों का लिस्ट दिया है कि जिनको हमने एग्जम्पशन दिया गया है फ्रॉम रिटर्न फाइलिंग। फिर 139(3) रेड विथ सेक्शन नंबर 80, ये जो पॉइंट्स है इसमें क्या दिया है कि अगर आप रिटर्न लेट फाइल करते हो, लेट, तो हम आपको कुछ लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देंगे। जब हम ये वाला सेक्शन पढ़ेंगे ना, तो हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के भी रूल्स देख लेंगे जो अपने बाकी है। तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के जो रूल्स है वो ये सेक्शन के साथ अपन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद
139.4 क्या है? 139.4 बिलेटेड रिटर्न, कि अगर रिटर्न लेट फाइल हुआ है तो क्या। फिर उसके बाद ये 6 सेक्शन साथ में आएंगे, 139 4A 4B 4C 4D 4E 4F। फिर आएगा 139.5 रिवाइज्ड रिटर्न, 139.8A अपडेटेड रिटर्न। सो ये सब रिटर्न्स के पार्ट है। इसके बाद रिटर्न खत्म होने के बाद आप लोगों को ये देखो 116 करके दिखेगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी। इनकम टैक्स अथॉरिटी का ये पूरा चार्ट है, जहां पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि अपना जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मतलब तुम ऐसा समझो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहां से पैसा आ रहा है और कहां से पैसा जा रहा है। तो जो अपना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इसके अंदर देयर आर 2 डिपार्टमेंट, वन इज रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड सेकेंड इज एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट। वन इज रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड सेकेंड इज एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट। तो ऐसे 2 डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। जो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ना, इसके अंदर 2 बॉडीज बनाई जाती है, एक है सीबीडीटी और एक है सीबीआईसी। पढ़ा होगा आप लोगों ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट गवर्नमेंट को रेवेन्यू मेजरली 2 जगह से आ रहा है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो सीबीडीटी जो है ना, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है फॉर डायरेक्ट टैक्स एंड सीबीआईसी जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है फॉर इनडायरेक्ट टैक्स। आ रहा है समझ में? सो सीबीडीटी डायरेक्ट टैक्स के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है और सीबीआईसी इनडायरेक्ट टैक्स के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। अब सीबीडीटी से अपना देखो इनकम टैक्स अथॉरिटी स्टार्ट होता है। टॉप में सबसे सीबीडीटी आता है और सीबीडीटी के अंदर 2 टाइप के विंग है, एक है असेसमेंट विंग करके और एक है इन्वेस्टिगेशन विंग। असेसमेंट विंग एंड इन्वेस्टिगेशन विंग। और उसके ही नीचे आप देखोगे तो आप लोगों को असेसमेंट विंग में कौन आता है, तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, यहां पे आता है प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, यहां पे आता है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड यहां पे आता है डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। तो ऐसे सब लिस्ट दिया हुआ है और ये जितनी भी अथॉरिटीज यहां पे लिखी है, इन सब को हर एक जगह पे कुछ ना कुछ पावर दिया हुआ है। कुछ ना कुछ क्या दिया हुआ है? पावर दिया हुआ है कि आपको पास ये पावर है या आपके पास ये पावर है या आपके पास ये पावर है। तो सब जगह पे पावर दिया हुआ है ये अपना अथॉरिटीज को। जब हम सेक्शंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तब आपको दिखेगा कि ये अथॉरिटी के पास ये पावर है, ये अथॉरिटी के पास ये पावर है। अब ध्यान से सुनो। तो ये आपके 2 विंग्स हो गए, असेसमेंट विंग एंड इन्वेस्टिगेशन विंग। फिर आता है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स, डायरेक्टर्स ऑफ इनकम टैक्स। फिर एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी कमिश्नर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर एंड इनकम टैक्स ऑफिसर्स, टैक्स रिकवरी ऑफिसर एंड इंस्पेक्टर्स ऑफ इनकम। ये पूरा हायरार्की है। ये ऑर्डर में यू कैन से सब लोग फॉलो होते हैं, मतलब बोलते हैं ना एक जन एक का बॉस होता है, वैसा होता है। अब ये सब के पास पावर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के पावर्स है हर एक असेसी के पास या हर एक इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास। सो आगे जाके जब हम सेक्शंस पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कहीं पे लिखा होगा पीसीसीआईटी या सीसीआईटी या डीजीआईटी या पीसीआईटी, मतलब वो सब पावर्स हैं। अच्छा, अब मैं एक चीज आपको बता दूं, पहला अपील मैंने आपको क्या बोला था, कहां फाइल होता है? सीआईटीए के अंदर होता है, दैट इज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील। अब पहला अपील सीआईटीए में फाइल होता है। सीआईटीए जो है ना, सीआईटीए इज एन इनकम टैक्स अथॉरिटी ओनली, वो भी एक इनकम टैक्स अथॉरिटी है, बट बाद में अपील कहां जाता है? तो बाद में जाता है आईटैट में। तो आईटैट जो है ना,
वो इनकम टैक्स अथॉरिटी नहीं है। आईटैट कोई इनकम टैक्स अथॉरिटी नहीं है, वो ध्यान में रखना। आईटैट इनकम टैक्स अथॉरिटी नहीं है कहीं पे। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो ऑब्वियसली नहीं है इनकम टैक्स अथॉरिटी, बट आईटैट जो है वो भी इनकम टैक्स अथॉरिटी के डेफिनेशन में कवर्ड नहीं है। सो ये आपका सेक्शन नंबर है 116, जहां पे आपको हायरार्की दिया हुआ है कि कौन इनकम टैक्स अथॉरिटीज है। अब फ्रेंड्स, ये जो आगे का डिस्कशन है, मैंने आपको थोड़ी आज ही बोला था कि मैं कल कंटिन्यू कर पाऊंगा। 139(1) से अपन कल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो ये अपन कल कंटिन्यू करते हैं। और रिकॉर्डिंग्स जो है मैं आज जैसे ही ऑफिस जाता हूँ लेक्चर के बाद, मतलब कहीं और जा रहा हूँ, तो ये ऑफिस पहुँच के मैं करवाता हूँ आज की रिकॉर्डिंग और कल की रिकॉर्डिंग का अरेंजमेंट। ठीक है, थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा होगा ये थोड़ा आगे पीछे, बट आई विल मैनेज एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सॉरी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग।